So in this class we are going to understand about spectrum. ठीक है? So what we are going to understand, spectrum. We are going to understand spectrum. What is spectrum? Spectrum is nothing but कि जो आपने मतलब 10th में देखा होगा कि व्हाइट लाइट पास हो रही है and you have kept prism है ना in front of it, तो वो जो व्हाइट लाइट है वो डिफरेंट कलर्स में ब्रेक होगी. ठीक है? So the arrangement of the frequencies, है ना, arrangement of frequency according to energy order or wavelength, let's say, is called spectrum. ठीक है? किसी भी उसमें अगर आपको, है ना, हाँ, कंस्टिट्यूएंट कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट जो हैं वो आपको मिल रहे हैं प्रिज्म वाले में, तो ये तो हो गया आपका, मतलब जब व्हाइट लाइट पास करेंगे तो उसमें कौन कौन सी वेवलेंथ है ये आप लिख सकते हो. लेकिन इन जनरल अगर स्पेक्ट्रम को बोला जाएगा तो बोलेंगे अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ, है ना, अकॉर्डिंग टू या डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू wavelength is going to called as spectrum. So we can say, you know, what is that? So according to wavelength, or you can say frequency. So we can say different types of light का मतलब ये है कि it could be, let's say, visible UV or let's say like infrared, or it could be like different type of color. So but just arrangement of light. ठीक है? That is going to called as spectrum. Clear है? ठीक है? Spectrum कितनी तरह का होता है? Types of spectrum. So in that we are having two types of spectrum. One is continuous and discontinuous. ठीक है? कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस. कंटिन्यूअस मतलब जब आपने कोई लाइट डाली तो लगातार आपको कोई ना कोई वेवलेंथ मिल रही है ना, देयर इज नो लेट्स से गैप, लगातार आपको वेवलेंथ मिल रही है. जैसे आपने डाला लाइट तो प्रिज्म पे जब व्हाइट लाइट डालते हैं तो हमें सारे कलर कंटिन्यूअस मिलते हैं, उनके बीच में ब्रेक नहीं है ना, दैट इज कंटिन्यूअस. डिसकंटिन्यूअस मतलब देयर इज गोइंग टू बी सम ब्रेक, कुछ लाइट्स गायब हो जाएंगी अपनी अपनी लेट्स से पोजीशन पे. तो कंटिन्यूअस का एग्जांपल हो गया आपका, है ना, प्रिज्म स्पेक्ट्रम, है ना. You can say white light passes through prism. ठीक है? डिसकंटिन्यूअस में क्या होगा? अगेन वी कैन से टू पार्ट, emission spectrum and absorption spectrum. ठीक है? emission spectrum and absorption spectrum. क्या होता है emission and absorption? इसका मतलब है कि जो लाइट आ रही है वो कहां से आ रही है. ठीक है? What is the source of that light is coming from? तो इमिशन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी स्टेट से वापस लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं तो वो फोटॉन्स छोड़ते हैं, है ना.
हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं तो वो फोटॉन्स छोड़ते हैं। जो वो फोटॉन छोड़ रहे हैं वो लाइट है सारी, है ना, बहुत अलग अलग तरह के फोटॉन छोड़ रहे हैं। अगर मान लो मैंने एक सैंपल ले लिया हाइड्रोजन एटम का, ठीक है, उसमें मैंने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट किया, कुछ एनर्जी दी, तो इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी स्टेट में आ गए। अब हायर एनर्जी स्टेट से वो जब लोअर एनर्जी स्टेट में आएंगे तो मल्टीपल फोटॉन छोड़ेंगे। वो सारे फोटॉन्स जो होंगे, है ना, वो सारे फोटॉन्स जो होंगे वो एक तरह से लाइट को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, मिलके खुद, ठीक है। फिर हम उसको अगर किसी प्रिज्म वगैरह से पास करेंगे तो वो हमें बता देंगे भाई ये वाली वेवलेंथ हमें मिल गई, ठीक है। तो ये तो हो गया इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में उल्टा है। हम कुछ लाइट्स, है ना, नॉन वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है, वेवलेंथ की लाइट कहीं पे डालते हैं, उसमें से केवल और केवल सर्टेन लाइट तो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन हैज एब्जॉर्ब द एनर्जी एंड देन इट इज गोइंग टू एक्साइट। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे कुछ वेवलेंथ जो है, जैसे मान लो मैंने जो है 6000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम की सारी लाइट छोड़ी, ठीक है। 6000 एंगस्ट्रॉम की करस्पॉन्डिंग लेट्स से द एनर्जी इज, let's say 6000 नहीं, let's say I have let's say kept 1000 to let's say 1200, अच्छा ये इतने एंगस्ट्रॉम की लाइट मैंने छोड़ी लेट्स से, है ना। तो 1000 के हिसाब से क्या हो जाएगा, 12400 डिवाइड बाय 1000, तो यू कैन से 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की लाइट छोड़ी और 12.4 इलेक्ट्रॉन की लाइट इनके बीच में सारी लाइट छोड़ी, मतलब 1001 भी छोड़ी, 1002 भी छोड़ी, ऐसे, है ना, पूरी मिक्स। तो 12.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके कहाँ तक एनर्जी पहुंचेगी, 12,000 अप्रोक्सीमेटली 12,400 डिवाइड बाय 1200, सो अप्रोक्सीमेटली 10 पॉइंट समथिंग, है ना, 10 पॉइंट लेट्स से 3 समथिंग, ये एनर्जी मैंने छोड़ी, है ना, मतलब इससे इसके बीच, इससे लेके इसके बीच में सारी एनर्जी है, राइट। तो अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, कि जो हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइट होगा, किसके करस्पॉन्डिंग एक्साइट होगा, 12.09 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। 12.4 से लेके 10.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की सारी एनर्जी छोड़ी, तो कौन सी वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, 12.09 को एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन, बाकी सारे फोटॉन्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो हुआ क्या, बाकी की सारी लाइट जो है वो पास ऑन हो गई, प्रिज्म पे पहुंची, प्रिज्म पे जाके हमने फिर से उसका स्पेक्ट्रम ले लिया, तो हमें पता चल गया कि कौन सी वाली लाइट मिसिंग है, अंडरस्टूड। हमें क्या पता चला, कौन सी वाली लाइट मिसिंग है। जैसे ही हमें ये पता चला कौन सी वाली लाइट मिसिंग है, तो हम बता सकते हैं भाई कौन सा एलिमेंट होगा। तो इसका, इन सब स्पेक्ट्रम्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल्स। कहाँ पे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, नॉट मेटल्स। मेटल्स बेसिकली बिकॉज ऑफ मेटलर्जी, कि भैया कहाँ से मतलब हम ऐसा करें कि सैंड लें और फिर उससे मेटलर्जी को यूज करें, है ना, राइट। माइंस को आइडेंटिफाई करने में होता है, कैसे होता है समझते हैं। तो करते क्या है, दोनों मेथड सही है ना, यू कैन यूटिलाइज बोथ मेथड। तो उसमें करते क्या है, पहले मान लो कोई सैंड ली, उसको आपने एक्वारिस या HCl वगैरह में डिसॉल्व कर लिया, तो डिसॉल्व करके फिर उसको हीट देके उसको गैसेस आयन में ले गए, ठीक है, सब गैसेस आयन में। अब अब अगर मान लो हमने इनको कुछ ज्यादा ही एक्साइट कर दिया है ना, जैसे इमिशन में होता है, तो अगर हमने ज्यादा एक्साइट कर दिया है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हायर एनर्जी स्टेट में होंगे, ठीक है। और क्या होता है, जैसे ही मतलब हम लाइट मतलब व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, कि मान लो एक सैंपल ले लिया, उसमें हीट वीट करके ये सब गैसेस एटम में पहुंचा दिए, राइट, जिसे एटम और मॉलिक्यूल, राइट। क्या होगा, अभी ये एक्साइटेड है, तो कोई बात नहीं है, जैसे ही यहाँ पे जो भी एनर्जी देना बंद किया हमने, है ना, वैसे ही यहाँ पे एक शटर खुल गया, तो अब जितने भी फोटॉन्स होंगे जो निकल रहे होंगे डी एक्साइट होने के कारण, जितने भी, है ना, एटम्स, वो सारे यहाँ से पास ऑन होंगे।
फिर हमने क्या किया, एक प्रिज्म रखा हुआ है, उस पर गिरेंगे सारे के सारे ये, और फिर वो गिर के फिर क्या होंगे, ऐसे है ना, सेपरेट हो जाएंगे, राइट। तो हमें पता चल जाएगा अच्छा कौन सी वेवलेंथ यहाँ पे प्रेजेंट है। जो भी वेवलेंथ प्रेजेंट होंगी उससे क्या आइडिया लगेगा, अच्छा आपके पास जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें हर एलिमेंट की एनर्जी स्टेट्स होती हैं। जैसे बोर मॉडल हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका सिग्निफिकेंस यही है कि बोर वाज द फर्स्ट वन हु सेड कि भाई एनर्जी लेवल्स होते हैं और अलग अलग एनर्जीज हैं, राइट। स्टेशनरी ऑर्बिट है ना, फर्स्ट आदमी थे जिन्होंने बताया भाई पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, राइट। तो जो उन्होंने बात कही वो बिल्कुल सही थी, ऐसा एनर्जी स्टेट्स होती हैं, हर एलिमेंट में स्पेसिफिक एनर्जी की स्टेट्स होती हैं, ठीक है। और इसी तरह से मतलब ये 13.6 जेड स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर यूनि इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, बट अभी तो हम बात कर रहे हैं मेटल्स जो 2000 मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, बट ये कॉन्सेप्ट सही है कि उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस होता है। एनर्जी डिफरेंसेस होते हैं तो तुम्हें सॉफ्टवेयर में सारी इंफॉर्मेशन फिक्स है कि भाई इसके बीच में एनर्जी डिफरेंस ये है, ये है, ये है। अब क्या किया, अब आपने वो देखा कि उसमें जो हमें फोटोन मिला है उसमें कौन कौन सी वेवलेंथ मिली है, जो वेवलेंथ की मिली है वो अपने पुराने डेटा से मैप करके देख लिया, आपको पता चल गया कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। तो मैं ऐसे ऐसे यूज करता हूँ। एनी डाउट टिल हियर? ये बात समझ में आ गई? से यस नो? ये बात समझ में आ रही है ना, क्या किया देखो कैसे यूज किया है ना। तो ये इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज होता है कि भाई देखो इसमें कौन कौन से मेटल प्रेजेंट है। सच में पता चला हम आयरन की माइनिंग करने गए, आयरन उतना अप्रिशिएट अमाउंट में है नहीं, तो फिर क्या करेंगे, फायदा नहीं है ना इतनी मेहनत करके, है ना, उसमें इम्प्योरिटीज ज्यादा होंगी, राइट। तो ऑल दीज थिंग्स कि कितने परसेंट है, कितना है ना, ये सब बात पता की जाती है इमिशन और ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। तो अभी हम इनको यहीं पे रखते हैं, ठीक है। अच्छा, इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किस तरह के होते हैं, तो ये लाइन और बैंड स्पेक्ट्रम, इनमें जो वर्ड है वो बोले जाते हैं लाइन एंड बैंड। तो अगर हमें इंडिविजुअल लाइंस मिल रही हैं तो वी आर गोइंग टू से लाइन स्पेक्ट्रम, एंड वी आर गोइंग टू लेट्स से गेट बैंड्स, तो वी आर गोइंग टू से बैंड। तो इसमें क्या हो जाएगा, इमिशन में भी लाइन और बैंड मिलते हैं और एब्जॉर्प्शन में भी लाइन और बैंड मिलते हैं। फिर से समझ ले, लाइन और बैंड का मतलब क्या है। लाइन का मतलब है कंटिन्यूस लाइंस मिल रही है ना, ठीक है। सॉरी, लाइन का मतलब है इंडिविजुअल लाइंस मिल रही है, नॉट कंटिन्यूस, है ना। बीच बीच में कुछ लाइंस मिल गई तो लाइन हो गया, है ना, बाकी सब मिसिंग है। बैंड का मतलब है कंटिन्यूस लाइंस मिल रही हैं और कुछ टाइम के बाद फिर एक लाइन मिसिंग है, मान लो ये वाली लाइन मिसिंग हो गई, फिर कंटिन्यूस लाइंस मिल रही है, तो आपको क्या दिखेगा, बैंड दिखेगा, है ना। बीच बीच में लाइंस कुछ मिसिंग है, राइट, तो आपको बैंड दिखेगा। तो लाइन और बैंड का मतलब ये। हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। मैंने आपको डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस बता दिए थे ना, डिफरेंट नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला बताया या नहीं बताया। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 1 में आ रहा है तो कितने नंबर ऑफ फोटॉन छोड़ेगा, ये सुनो बताते जाओ भाई, फिर आपका मिस हो जाएगा। तो मान लो n इक्वल्स टू 3 से n इक्वल्स टू 1 में आ रहा है तो कितने फोटॉन छोड़ेगा। व्हाट वाज द फॉर्मूला, कोई बताएगा हाथ उठा के, तो मुझे रिकॉल सही लग जाएगा कि हाँ सच में बताया। यस महेश जी। Sir, 13.6 z square into 1 upon n square minus 1 upon n square n2 square electron अच्छा, volt. तो वो तो आपको एनर्जी निकालने का और लेमडा निकालने का एक रिडवर्क कांस्टेंट वाला फॉर्मूला बताया था, बट ये बताया था कितने नंबर ऑफ फोटॉन निकलेंगे। हाँ ये शायद वो ये शायद hc पर लैम्डा के इससे नहीं, नहीं, निकलेगा। ठीक है। चलो अभी समझते हैं, तो ये भी समझ लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ फोटॉन निकलेंगे, राइट। सो वी कैन से, है ना, टोटल नंबर ऑफ
नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब है फोटॉन्स, photons of different energy, different energy, or you can say wavelength. During emission, ठीक है, स्पेक्ट्रम या ड्यूरिंग इमिशन, ठीक है। तो इमिशन में कितने नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व्ड हैं, ये हम देख रहे हैं, राइट। सो लेट्स से, जस्ट इमेजिन द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन, लेट्स से n equals to 3. आपने एक्साइट किया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जो है n equals to 3 में पहुंच गया है, ठीक है। Now I have told you कि electrons have choice. Either it can directly come to the n equals to 1 or it can break the journey, है ना, बीच बीच में टूट टूट के आ सकता है। So there are two possibilities, है ना, first possibility and this is second possibility. अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें, then this energy is -13.6, this is -3.4 and this is -1.51. So -13.6 -1.5 sorry 3.4 and -1.5, ठीक है, let's say in हाइड्रोजन एटम। तो वी आर हैविंग टू पॉसिबिलिटी। अब मान लो एक बहुत बड़ा सैंपल ले रखा है, मान लो हमें दे रखे हैं 1 मोल एटम दे रखे हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स n equals to 3 में एक्साइटेड है, ठीक है। आपने एनर्जी छोड़ी है एक सर्टेन लेवल की, लेट्स से उस एनर्जी को छोड़ने के बाद वो n equals to 3 में लेट्स से पहुंच चुका है, अब वो ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में है। अब क्या होगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा तो क्या होगा, फोटोन छोड़ेगा। कौन से फोटोन छोड़ेगा, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये डायरेक्टली n equals to 1 में आ जाए। तो कितनी एनर्जी का फोटोन छोड़ दिया इसने, 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये टूट गया है, पहले n equals to 2 में है और फिर 2 से 1 में आए, तो ये कितनी कितनी एनर्जी के फोटोन छोड़ गया है, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और दूसरा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें कितने दिखेंगे, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज, हाउ मेनी लेट्स से फोटॉन्स आर पॉसिबल, 3, है ना, हाउ मेनी 3 फोटॉन्स आर पॉसिबल, 3 photons or you can say spectral lines. ठीक है, सबको समझ में आ गया ये 3 वाली बात, कोई दिक्कत भाई, डाउट पूछ लेना। सर नहीं समझे, 3 कहाँ से आ गया है, क्या 3 स्पेक्ट्रल लाइंस कहाँ से आ गए सर, 2 और 2 ही तो है। फिर से बोलो, 3 स्पेक्ट्रल लाइंस कहाँ से आ गई, नहीं समझा मुझे। एक तो यहाँ से मिली हाँ और 2 यहाँ से मिले। भाई मैंने क्या कहा, 1 मोल मान लो एटम्स है, तो आधा मोल एटम्स में एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, इक्वल इक्वल लेट्स से हो सकता है ना, और आधे मोल में दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कुल मिला के क्या होगा, सारे सैंपल में दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं या नहीं, है ना। कुछ एटम्स मान लो डायरेक्टली 3 से 1 आएंगे, कुछ एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स 3 से 2, 2 से 1 में आएंगे। तो टोटल आपको फोटॉन्स कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी, डिफरेंट एनर्जी की लाइंस पूछी जा रही है ना, तो टोटल कितनी लाइंस मिलेंगी, 3 मिलेंगी, ओके ठीक है। हाँ चलो लेट्स से इसी क्वेश्चन में अगर इफ आई एम गोइंग टू से कि मान लो 5 से 1 आ रहा है ना, लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू से 5 से 1 आ रहा है ना, इन दिस द सेम क्वेश्चन,
in hydrogen atom, electron d electron is falling to ground state from n equals to 5. Let's say n equals to 5 से आ रहा है. तो कितने बनेंगे भाई फोटोन? निकालो भाई सब लोग. How many photons are going to be observed? ठीक है भाई, 5 से 1 आ रहा है, राइट? तो लोगों के अलग अलग आंसर आए हैं. कई लोगों ने 5 बोला है, किसी ने 10 बोला है और किसी ने 15 बोला है. ठीक है, मतलब मैं चाहता था और लोग भी अपने अपने दिमाग लगाएं कि कैसे आ रहे हैं. तो देखो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, राइट, कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स बनेंगे. तो बस ध्यान से सुनना, ठीक है? तो ये अलग अलग लिखी हुई है, 5, 4, अभी भी यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है? तो देखो पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है. कुछ एटम्स में डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन जो n इक्वल टू 5 है वो डायरेक्टली 1 में चला जाए. 5 से 1 ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है. ठीक है, फिर कुछ में क्या हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली, मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 में जाए और फिर 2 से 1 में जाए. ये सेकेंड पॉसिबिलिटी हो गई. तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, 3 में जाए और 3 से फिर 2 में और 2 से फिर 1 में जाए, है ना? और लेट्स से चौथी पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे कि ये, राइट, यहाँ से 4 में जाए, 4 से फिर लेट्स से 3 में जाए और फिर 3 में जाने के बाद 2 में जाए और 2 में जाने के बाद फिर 1 में जाए. ठीक है, ऐसे ही कई और पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है. ये तो मतलब हमने ऐसे लिख दिया. बट हियर यू आर गोइंग टू सी दैट देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज. ठीक है, अब और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? कोई ये कह सकता है कि ठीक है, ये यहाँ से 3 में गया और 3 में जाने के बाद तुरंत ये, है ना, दूसरी यहीं पे एक और पॉसिबिलिटी लेट्स से वी हैव ड्रॉन की ये यहाँ पे पहुंच जाए, है ना, 3 से फिर 3 से 1 चला जाए डायरेक्ट. सही है, ऐसे भी कुछ भी कहा जा सकता है, राइट? तो एक और पॉसिबिलिटी यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं. एक्चुअली यहीं पे काउंट कर लेते हैं ना, ये वाली 5th लिख देना यहाँ पे, राइट, यहाँ पे लिख लेते हैं. सो दिस कुड बी लाइक somebody can say कि ये 3 तक गया
और 3 से फिर यहाँ पे जंप हो गया, है ना, ये 5th हो गई। और क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी? और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लेट्स से ये 4 में गया, फिर 4 से फिर ये 4 से फिर डायरेक्ट जंप करके 2 में आया और 2 से फिर फर्स्ट में चला गया। 6 पॉसिबिलिटी है ना, ठीक है। तो ऐसे कई सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है, राइट, एंड दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट कि कैसे याद रखें, है ना, नंबर ऑफ फोटॉन्स कैसे निकालें। तो लेट्स से पहले हम लिख लेते हैं यहाँ कितने नंबर ऑफ फोटॉन मिले। एक तो ये मिल गया, ठीक है। फिर दूसरा हमें यहाँ पे 5 से 2 वाला मिला, फिर 2 से 1 वाला मिला, तो ये थर्ड, इनकी नंबरिंग कर रहा हूँ। फिर मुझे यहाँ से मिला, है ना, इलेक्ट्रॉन 5 से 3 वाला, 3 से फिर 4 वाला, 3 से 2 वाला सॉरी, और 2 से 1 फिर मिल गया, तो इसको काउंट करेंगे नहीं, ये और ये सेम एनर्जी के फोटॉन्स होंगे, सो वी आर नॉट गोइंग टू काउंट इट। ये मिल गया, राइट। फिर क्या मिला, 5 से 4, है ना, ये वाला, तो इसको लिख दिया 6 में। 5 से 4 अभी नहीं मिला है ना। 4 से 3 मिला है क्या? नहीं। फिर 3 से 2 मिला है क्या? 3 से 2 ये मिल चुका है, राइट, so we will not count it and we are not going to count this। समझ में है ना, 3 से 2 हमें यहाँ मिल चुका है, so we are not, हमें कौन से काउंट करने हैं? जिनकी एनर्जी अलग हो, ठीक है, जिनकी एनर्जी अलग हो। तो ये तो हम यहाँ पे ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो दिस इज नॉट, वी आर नॉट गोइंग टू काउंट दिस। फिर उसके बाद क्या हुआ, 5 से 3 में चला गया, 5 से 3 ये ऑलरेडी हमने काउंट किया हुआ है, और 3 से 1 काउंट हुआ है, नहीं हुआ है, तो ये हो गया 8, ठीक है। फिर उसके बाद, है ना, इधर इधर क्या हुआ, राइट, इन दिस केस व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, ये वाला हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, ये वाला ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। ये 4 से 2 काउंट कर चुके हैं क्या? 4 से 2 नहीं काउंट किया, राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी 9th नंबर। एक और पॉसिबिलिटी कहीं मिस हो रही है, लेट्स सी, तो ये 9 बन गया। अब और क्या हो सकता है? हाँ, ये वाली पॉसिबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ से 5 से 4 में आए और फिर 4 से डायरेक्टली 1 में चला जाए। तो 4 से 1 हमने कहीं काउंट किया है? नहीं ना, है ना, ये वाली पॉसिबिलिटी, है ना, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 से 4 में जाएगा और 4 से फिर 1 में चल जाएगा, तो 10th होगी। तो ये 7th पॉसिबिलिटी होगी, 7th। What I want you to understand is कि ये जो writing the possibilities are more difficult, ठीक है, ये जो पॉसिबिलिटीज हैं ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो अब क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? तो उसका एक ट्रिक है। तो हम क्या करें, हम सोच लें कि किसी पर्टिकुलर से कितने तरह के ट्रांजिशन हो सकते हैं, है ना, किसी पर्टिकुलर स्टेट से कितने तरह के ट्रांजिशन हो सकते हैं, बस उनको लिख लें, तो एक सीक्वेंस में लिखते जाए। तो हाउ वी आर गोइंग टू राइट, तो हम कह सकते हैं देखो 5 से 4 में जा सकता है, 5 से 4 में जा सकता है, 5 से 3 में जा सकता है, 5 से 2 में जा सकता, कुछ भी हो, इन्हीं चारों में से कुछ हो रहा होगा। 5 से 1 जा सकता है, 5 से यही 4 पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। अभी हम ये ऊपर वाली 7 पॉसिबिलिटी ना लिख के बस ये लिख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेट से कितने फोटॉन्स बन सकते हैं, राइट। तो 5 से 4, 5 से 3, 5 से 2 या 5 से 1, है ना, इलेक्ट्रॉन 5 में था, तो कितने मिल गए हमें? 4 मिल गए यहाँ पे। फिर उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन 4 में पहुंच चुका है, मतलब एटलीस्ट 4 में पहुंच चुका है, 5 से तो सारी पॉसिबिलिटी हो गई, तो 4 से 3, 4 से 2 एंड 4 से 1, ठीक है। फिर क्या हुआ पॉसिबिलिटी, वी आर गोइंग टू सी 3 से, तो 3 से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? 3 से 2 एंड 3 से 1, एंड द लास्ट पॉसिबिलिटी 2 से 1,
तो यहाँ पे हमें टोटल फोटॉन्स मिल गए है ना. इफ यू वांट टू राइट देन वी कैन से, अगर लेट्स से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है ना, ये 5 है, यू विल काउंट 6 7 8 9 10. ठीक है, समझ में आया? ऐसे 10 काउंट करना आसान है. तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो, या फिर इसका उल्टा एक और मतलब तरीका है, उससे ड्रॉ कर सकते हो. लेट्स से है ना, इसी को मैं मतलब घुमा के लिख रहा हूँ. दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूं कि भाई देखो n 1 में कहाँ से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. तो मैंने थोड़ा उल्टा ही लिख लिया. 1 में आ सकते हैं 5 से, 4 से, 3 से, 2 से. फिर 2 में कहाँ से आ सकते हैं? 5 से, 4 से, 3 से, राइट. फिर 3 में कहाँ से आ सकते हैं? आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, है ना. इसको लिखने का तरीका मैं बता रहा हूँ, है ना. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट. सो आई विल से कि 3 में कहाँ से आ सकता है? 5 से 3, 4 से 3, है ना. फिर 4 में कहाँ से आ सकता है? दैट इज 5 से 4, है ना. यही सारी जो रेज हमने यहाँ पे लिखी वही तो यहाँ पे लिखी हुई है ना. तो अब अगर मैं नंबर देना चाहूंगा तो ये फर्स्ट वाला है ना, ये सेकंड वाला है ना, 5 से 2, और ये थर्ड वाला है ना, ये फोर्थ वाला है, राइट. फिर वी हैव सीन कि ये 4 से 3, 4 से 3, तो ये आ गया आपका फिफ्थ. फिर उसके बाद 4 से ये 2 6, फिर 7th, राइट. फिर ये 8th, फिर 9th, एंड देन दिस इज गोइंग टू बी 10th. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कैसे हम लिख लेंगे? आसान है ये तरीका, रादर देन ऊपर जो पॉसिबिलिटीज लिखने में. इतनी बात में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं? किसी को कोई डाउट? हाथ उठा लेना भाई, है ना. अब देखो ये तो ठीक है, चलो भाई 5 से एक था, ठीक है, तो हमने बना लिया ड्रॉ. बट ड्रॉ करने में तो टाइम लगेगा. मान लो हो सकता है कभी पूछा जाए कि 10 से बताओ एक आ रहा है, तो फिर क्या करेंगे? सो वी आर गोइंग टू मेक अ फॉर्मूला फॉर दैट. क्या है फॉर्मूला? अगर आप ध्यान से देखो, राइट, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि वी आर राइटिंग n2 minus n1, दैट इज डेल्टा n. ठीक है, डेल्टा n यहाँ पे क्या था? n2 था. n2 मतलब अभी मैंने आपको कल जो फ्रीडबर्ग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला बताया था, तो मैंने बोला था n2 इज हायर एनर्जी स्टेट, है ना, n1 इज लोअर एनर्जी स्टेट. तो बस इतना ही याद रखना है. तो n2 minus n1 करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे? 5 minus 1, दैट इज 4. अब क्या करना है हमें? सो वी हैव टू, दिस इज द फॉर्मूला, है ना, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस. So total number of spectral lines are 1 plus 2 plus 3 plus 4, that is nothing but 10, है ना. यहाँ पे आपको कितनी मिली? पहले 1 मिली, फिर ये 2 मिली, फिर ये 3 मिली, फिर ये 4 मिली. सो ये 1 plus 2 plus 3 plus 4, that is 10. ऐसे करके लिख दिया आपने आंसर. किसी ने बोला कि बताओ अगर 6 से 1 में आ रहा है तो क्या लिखोगे? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, तो कितनी हो जाएंगी? 15, 6 से 1 में आने में. किसी ने बोला 7 से 2 आ रहा है, मान लो 7 to 2, तो 7 to 2 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? डेल्टा n, दैट इज 5. तो यू विल राइट 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, दैट इज 15. क्लियर है ये बात? ठीक है, तो अब तो ये तो हमने वैल्यू लिख दी. फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला होगा 1 plus 2 plus 3, है ना, ऐसे 1 plus 2 plus 3 टू डेल्टा n. जो भी डेल्टा n की वैल्यू है उतना हम लिख देंगे. दैट इज गोइंग टू बी योर फॉर्मूला. क्या होता है ये फॉर्मूला? जैसे अगर मुझे सम करना हो, है ना, 1 से लेके 10 तक का, 1 to 10, तो क्या होता है फॉर्मूला? राइट, 1 to n का फॉर्मूला क्या होता है? n into n plus 1 by 2,
यही फॉर्मूला होता है ना, जैसे फर्स्ट टू 10 डिजिट का आपको एडिशन देखना हो 1 से 10 तक का, तो कितना होगा, है ना, 10 इंटू 11/2 दैट इज 55। तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या, ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, 1 + 2 + 3 गोज ऑन, तो डेल्टा n + 1/2। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन कहीं पे भी? अब आपसे कहीं से कहीं तक की मतलब पूछ लें तो आप हमेशा टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट एनर्जी के फोटॉन्स आप बता दोगे। जो ड्रॉ कर रहे हैं भाई जल्दी से ड्रॉ कर लो, है ना। चलें आगे। मोनीश रिवाइज कर रहे हो, समझ में आ रहा है? ठीक। अब बात करते हैं इसमें, तो ये तो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस मिल गई, राइट। अब बात होती है इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हमें ये बात पता है कि अब electrons are going to de-excite from higher energy state to ground state। तो इसमें हमने कुछ मतलब जो ये लाइंस हमने यहाँ पे बोला था, है ना, कि भाई ये कहीं से भी 1 में आ सकती है, कहीं से भी 2 में आ सकती है, कहीं से भी 3 में आ सकती है, कहीं से भी 4 में आ सकती है। इनको नाम दे दिया गया। क्या किया गया, इनको नाम दे दिया गया। बोला गया कि कहीं से भी 1 में आए तो इसको बोलेंगे लाइमन सीरीज, ठीक है। कहीं से भी 1 में आए तो इसको क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज। कहीं से भी 2 में आए तो इसको क्या बोलेंगे, बामर सीरीज। कहीं से भी 3 में आए तो पास्चन सीरीज। कहीं से भी लेट्स से 4 में आएंगे तो ब्रैकेट सीरीज। एंड कहीं से भी 5 में आए तो राइट दैट इज गोइंग टू बी फुंड सीरीज। एंड देयर इज वन मोर दैट इज हम्फ्री सीरीज। तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, यहाँ पे सीरीज के नाम है, लेट्स से, एंड दैट इज गोइंग टू बी n2 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या रहेगा, एंड n1 इक्वल्स टू क्या रहेगा, ठीक है। एंड देन वी आर गोइंग टू से टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू से रीजन, है ना, बिलोंग्स टू इट विच रीजन। तो पहला है लाइमन सीरीज। कहां से, कहीं से भी, n2 कुड बी 2 3 4 5 टू इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है। n1 क्या होगा, 1। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आएंगी, सो n2 माइनस 1, इतनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आएंगी। जैसे 5 है, 5 से 1 में आ रही है तो कितनी आई नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, 5 से 4, है ना, 4 से लेट्स से 1, और सॉरी 1 में आ रही है, 1 में आ रही है तो 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, कहीं से भी आ सकती है। 1 में जो डायरेक्ट आ रही है उनको बोलेंगे लाइमन सीरीज की लाइंस। कौन सा रीजन आएगा, यूवी रीजन। इसका कौन सा आता है, यूवी रीजन। कैसे आएगा वो मैं बता दूंगा।
सेकंड बार्मर सीरीज, यहाँ पे n2 क्या होगा 3 4 5 2 इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, n1 2, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी मिलेगी n2 -2। अगर आप ध्यान से देखो है ना, ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है राइट, डेल्टा n इज नथिंग बट, अगर n1 की वैल्यू हम यहाँ पे 1 रख देंगे तो इट इज रिटन एज n2 -1, फिर 3 की वैल्यू का मतलब क्या होगा n2 -2, फिर क्या होगा n2 -3, फिर क्या होगा n2 -4, ऐसे ही चल रहा है ना, इन सबको ऐड करते जा रहे हैं, तो बस यहाँ पे लिखते जा रहे हैं n2 -1, n2 -2, n2 -3 आ जाएगा। नेक्स्ट ये किस में आता है, ये विजिबल में आता है, यूवी रीजन, विजिबल, थर्ड पास्चन, n2 could be 4 5 2 infinite, n1 is fixed 3, n2 -3, ये किस में आएगा इंफ्रारेड। तो ये सारी लाइट्स है ना जो हमने यहाँ ड्रॉ की है, कहीं से भी 1 में आए लाइमन सीरीज, कहीं से भी 2 में आए बार्मर सीरीज, कहीं से भी 3 में आए पास्चन सीरीज, कहीं से भी 4 में आए तो ब्रैकेट सीरीज, है ना, ऐसे लिख रहे हैं हम। क्लियर है भाई, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। फोर्थ n2 क्या होगा यहाँ पे, बताओ भाई n2 क्या होगा, 5 6 से लेके इनफाइनाइट, करेक्ट, 5 6 7 समथिंग इनफाइनाइट, कितने हो जाएंगे n2 -4 इंफ्रारेड। फाइव फुंड, p इज साइलेंट ओवर हियर, फुंड, n2 क्या हो जाएगा 6 7 2 इनफाइनाइट, एंड यहाँ पे ये 5 में आएगा n2 -5, क्या होगा ये भी इंफ्रारेड, और इसको बोलते हैं फार इंफ्रारेड, मतलब वेवलेंथ और बड़ी होती जाएंगी, एनर्जी कम होती जाएगी, वेवलेंथ बड़ी होती जाएंगी। n6 हम्फ्री सीरीज, हम्फ्री सीरीज में n2 is going to be 7 8 to infinite, and this is going to be 6, यहाँ पे n2 -6, and this is also far infrared। तो कुल मिला के what we are going to see, this is only for हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन एटम के लिए बोला गया है, ठीक है। ये सारे रीजन, ये कैसे आ रहे हैं रीजन, कौन से, ये वाली लाइंस कौन कौन सी उसमें बिलोंग करती हैं, सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, अभी इतना लिख लो। इंफ्रारेड का मतलब क्या है, एनर्जी जो है वो कम होगी और वेवलेंथ ज्यादा होगी। रेड के बाद वाला क्या होता है, इंफ्रारेड। रेड कहाँ पे खत्म हो जाता है विजिबल रीजन में, 7600। सो इन डिफरेंट एलिमेंट्स द टर्मिनोलॉजी इज डिफरेंट, मतलब मिहिका, हाँ बताओ बेटा क्या कह रहे हो। हाँ Hello, am I audible? हाँ
Okay, so I was just wondering, like, since most of them have similar names in just hydrogen atoms, so I was just wondering, like, are they different? Yes, we are going to use the same, let's say, same terminology over here. Let's say if we are saying hydrogen or helium plus ion. Okay. So if somebody is saying Lyman series of helium plus ion, then it is nothing but from anywhere it is going to come into N1 equals to 1. But yes, the reason which we have written over here, that can change, you know, because the energy difference. मतलब we are seeing in hydrogen 2 to 1 कितना है 10.2, but in helium that is 40.8. So you can see the total energy is going to different, then the wavelength is going to different, तो जो ये reason लिखे हैं, that is only for hydrogen atom. The terminology you can use for other let's say atom or ions also, but the reason is, then you have to check the reason कि भाई कितनी energy आ रही है, तो वो that we are going to see now कि ये कैसे हमने लिखा है, right? How we are able to write कि ये इस रीजन में बिलोंग करेगा, ये इस रीजन में बिलोंग करेगा. तो ठीक है, ये 6 तक डिस्कवर्ड की गई है. इसके आगे भी आप मतलब लिखने को कह सकते हो कि सर और भी तो हो सकती हैं. सो नहीं, है ना, वी आर गोइंग टू रिमेम्बर. ओके, बस इतना काफी है. ठीक है, ये 6 तक. ठीक है, तो पहले समझते हैं लाइमन सीरीज. तो लाइमन सीरीज में जो चीजें पूछी जाती हैं, एक तो पहला फर्स्ट पूछा जाता है फर्स्ट लाइन slash you can say alpha line slash you can say starting line. ठीक है, ये कुछ भी इनिशियल लाइन कुछ भी बोल सकते हैं ना, स्टार्टिंग लाइन, इनिशियल लाइन, राइट, व्हाटएवर. ऑल दीज टर्मिनोलॉजीज आर यूज्ड. फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हुआ? n equals to 2 to n equals to 1. ठीक है, तो ये एनर्जी कितनी होगी आपकी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट. तो ये फर्स्ट लाइन हो गया. अगर किसी ने बोला सेकंड लाइन, तो इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट लाइन तो हो गया 2 से 1. सेकंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज है ना, कहीं पे लिखा हुआ है. तो पहले अभी इसमें देख लेते हैं व्हाट इज लैम्डा, फिर सेकंड लाइन पे आएंगे. लेट्स से, सो व्हाट इज गोइंग टू बी लैम्डा? 1 by lambda is nothing but r z square. Z तो 1 है. 1 upon n1 square, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 upon 2 का स्क्वायर, that is 4. So we are going to write 1 by lambda equals to 1 minus 1 by 4 is 3 by 4. So 3 by 4 r, or you can say lambda is nothing but 4 by 3 into 1 by r. 4 by 3, 1 by r की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम. So you can calculate, that is 304, or you can say 1216 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, तो ये आपको पता चल गया लैम्डा, इसकी वेवलेंथ कितनी होगी. अब ये बताओ, ये जो लैम्डा है, ये मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा लाइमन सीरीज का? तो ऑफ ऑल द लैम्डास वी कैन सी, है ना, all the wavelengths we can see in Lyman series, this lambda is going to be maximum wavelength or minimum wavelength. मैक्सिमम वेवलेंथ है ना. मैक्सिमम वेवलेंथ क्यों बोल रहे हैं भाई? अब नेक्स्ट जो सेकंड लाइन होगी वो n equals to 3 से आ रही होगी, मान लो सेकंड लाइन, तो एनर्जी का डिफरेंस तो बढ़ ही रहा है ना. लाइमन सीरीज का मतलब क्या है? 1 में आना चाहिए कहीं से भी, है ना. The electron should come to the ground state from anywhere, right? So it should be, let's say 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, anywhere. Like any of this possibilities is there. So what will happen? Energy is keep on increasing, the lambda is keep on decreasing. So this lambda is going to called as maximum wavelength. So what we are going to remember here, that first line, alpha line, starting line, initial line, all those terms are referring to lambda max and E min, minimum energy. Understood? भाई क्लियर है ये बात? इसमें किसी को कोई डाउट? राइट, लैम्डा मैक्स और ई मिन. तो कभी ये पूछा गया, बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, देन यू विल अंडरस्टैंड
clearly. Okay, maximum wavelength, minimum energy, that means 2 to 1. Okay, now let's solve. ठीक है, ऐसे ये thought process रखना है. Maximum wavelength, minimum energy, then 2 to 1, and then you are going to say, okay, what is going to be the lambda. Understood? Let's say if I am going to say second line, or I am going to say beta line, क्या हो जाएगा? What will happen? That is nothing but n equals to 3 to n equals to 1. Right? This is going to be कितनी energy है ये? 12.09 electron. But how we are going to solve? We are not applying 12,400 वाला formula. We are going to say 1 upon lambda is nothing but r n1 square 1 by 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. So this is 3 ka square 9. So you can say 1 by lambda is nothing but 8 by 9 r, or lambda is nothing but 9 by 8 into 1 by r. So 9 by 8 into 912 angstrom. Just solve it. 1, 1, 4. So 114. तो ये कितना हो जाएगा? 14 into 9, 26. 1026 angstrom. ऐसे आप वेवलेंथ निकाल सकते हो. तो कहीं की भी वेवलेंथ निकाल सकते हैं. थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन सब निकाल सकते हैं. उनको निकालने की जरूरत नहीं है. अब नाउ वी आर गोइंग टू राइट लास्ट लाइन, है ना. दैट इज अनदर थिंग इज कॉल्ड सीरीज लिमिट, मार्जिनल लाइन. ये सब टर्म यूज होते हैं किसके लिए? लास्ट लाइन के लिए. ठीक है. अब ये लास्ट लाइन क्या होगी? बताओ भाई, लास्ट लाइन क्या होगी? इन्फिनिटी टू 1. कहाँ क्या होगी? इन्फिनिटी टू 1 क्या होगी, है ना. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? n2 is going to be infinity and n1 is going to be 1. इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना होगा? इसका एनर्जी होता है इन्फिनिटी इज 0, इसका है -13.6, राइट. सो वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन. करेक्ट. ये मैक्सिमम लैम्डा हो गया, सॉरी मैक्सिमम एनर्जी हो गई. इससे ज्यादा तो हो नहीं सकती. इनफाइनाइट से 1 यही हो सकती है ना. ठीक है. So what is going to happen is, let's say, so all these are going to correspond to all these terms in a series limit, limiting line, whatever. Okay. All these terms refers to n2 equals to infinite to 1, and this is going to correspond to lambda min or E max. ठीक है. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना. आप एनर्जी के टर्म्स में याद रखो, अपने आप लैम्डा आ जाएगा, उल्टा रहता है ना. सो इनफाइनाइट से 1 आ रहा है मतलब सबसे ज्यादा एनर्जी हो गई, एंड देन मैक्सिमम एनर्जी, देन लैम्डा इज गोइंग टू बी मिन. कंफ्यूजन कहाँ हो जाता है? जब आप याद रखने की कोशिश करते हो कि कौन सा मिन है और कौन सा मैक्स है, तो याद नहीं रहेगा. एक याद कर लो, है ना, मिन और मैक्स. ई के लिए याद करो, लैम्डा अपने आप आ जाएगा. अब लैम्डा लिखेंगे तो लैम्डा क्या हो जाएगा? 1 by lambda equals to r n1 square 1 upon n1 square. यहाँ पे n2 square क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट का स्क्वायर मतलब इनफाइनाइट. तो दिस टर्म इज गोइंग टू बी 0. तो 1 by lambda is nothing but r by n1 square, or you can say lambda minimum is nothing but n1 square by r, or you can say n1 square into 912 angstrom. ये तो एक जनरल फॉर्मूला हो गया है ना. जनरल फॉर्मूला फॉर राइटिंग लैम्डा मिन फॉर एवरी सीरीज. हर सीरीज में n1 में आएगा. कहां से? इनफाइनाइट से. तो हमने ये एक फॉर्मूला लिख लिया. 1 अपॉन लैम्डा कितना हो जाएगा? r बाई n1 स्क्वायर
एंड देन लैम्डा मिनिमम इज नथिंग बट उसको उल्टा कर लेंगे n1 स्क्वायर बाई r n1 स्क्वायर इंटू 912 एंगस्ट्रॉम। तो अब यहाँ पे n1 की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो फॉर लाइमन सीरीज कितना हो जाएगा? For Lyman series, it is going to be 912 angstrom. So you can see in this part, wavelength and energies are inversely proportional. ये पूछना पड़ रहा है बेटा प्रथम, क्यों? hc by lambda, energy is hc by lambda, तो inversely proportional हो गया नहीं? हम किसकी एनर्जी बात कर रहे हैं? फोटोन की एनर्जी बात कर रहे हैं ना। इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी जा रहा है तो वो फोटोन ही तो छोड़ रहा है। क्लियर है भाई प्रथम? एनी डाउट? ठीक है, तो फॉर लाइमन सीरीज ये कितना आ गया? 912 एंगस्ट्रॉम आ गया। तो अब क्या कर सकते हैं आप? व्हाट यू आर गोइंग टू डू? यू कैन सी कि देखो लैम्डा मिनिमम इतना है और लैम्डा मैक्सिमम कहाँ गया? लैम्डा मैक्सिमम सॉरी ये 1216 एंगस्ट्रॉम। मतलब लाइमन सीरीज में जितनी भी वेवलेंथ आएंगी सब इसी रेंज में आ जाएंगी। अब ये बताओ, ये जो वेवलेंथ का रेंज है ये कौन सा है? विजिबल रीजन कहाँ से स्टार्ट होता है? 3000 अप्रोक्सीमेटली 800 एंगस्ट्रॉम के आसपास से। तो उससे पहले वाला क्या हो गया? यूवी रीजन हो गया, बस इसलिए लिख दिया यूवी रीजन। Hence, for Lyman series, lambda max to lambda min 12,000, या फिर उल्टा लिख देते हैं lambda min to lambda max 912 angstrom to 1216 angstrom. If we have to write energy, तो इसके corresponding delta ये क्या हो जाएगा? max, that is 13.6 electron volt to, है ना, delta E is going to be min 10.2 electron. ठीक है, ये आ गया भाई। ये तो हो गया लाइमन सीरीज। अब यही काम कोई बामर सीरीज के लिए खुद से कर सकता है क्या? फर्स्ट लाइन लास्ट लाइन, लैम्डा मैक्स लैम्डा मिनिमम निकालो भाई, बामर सीरीज जल्दी से निकालो, फास्ट।
चलो भैया, है ना, सबने निकाल दिया, काफी लोगों ने, 3-4 लोगों के आंसर तो आ गए, बाकी लोग भी निकाल रहे होंगे. ओके, so let's say what is going to happen. So we are going to say first line lambda max, that is n2 equals to 3 to 2, है ना, n1 equals to 2. बामर के लिए कहाँ पे आएगा, 2 में आएगा, राइट. So that's it. 1 by lambda is nothing but r z square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square, है ना. n1 square 2 का square 4, 3 का square 9, टेक एलसीएम 36, 4 से ये आया 9, 5 से आया ये 4, sorry 9 से आया ये 4. So that's it. You can write this is 5r by 36, and you can solve. Lambda is nothing but 36 by 5 into 1 by r, so that is 36 by 5 into 912. Now you just have to, let's say, solve it, and somewhere it is 6566 something angstrom it is coming, है ना. तो ठीक है भाई, ये तो हो गया आपका आंसर. नाउ ये तो हो गया लैम्डा मैक्स. दूसरा है लैम्डा मिन. That is coming from last line, and उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको सिंपल बताया, ये 1 upon lambda, sorry lambda is nothing but n1 square into 912, so that is 4 into 912, and then it is going to be directly 3648 angstrom. So you can see it is 3648 angstrom to 6566 angstrom, which is belongs to visible region. Obviously ये थोड़ा सा बाउंड्री पे है, but all those are in visible region. So बार्मर सीरीज क्या हो गया, है ना. बार्मर सीरीज is 3648 angstrom to 6566 पॉइंट कितना आ रहा था, 4 एंगस्ट्रॉम. ये किसमें है, विजिबल के लिए. यहाँ पे अगर एनर्जी देखेंगे तो कितना होगा, एनर्जी इसके लिए आएगी E max, which is nothing but 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इसके हिसाब से आएगी E min, which is nothing but 1.89 इलेक्ट्रॉन, है ना. 3 से 2 आया तो कितना हुआ, 1.89, और इनफाइनाइट से 2 आया तो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्लियर है भाई ये बात. क्या ऐसी पास्चन के लिए लिख सकते हैं, निकालो भाई पास्चन. निकल गया पास्चन सीरीज. तो लैम्डा मैक्स तो बस निकालना है ना, लैम्डा मिनिमम तो आसानी से निकल रहा है. लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा, n2 इक्वल्स टू 4 to n1 equals to 3. बस 1 by lambda is nothing but r z square 1 by 9 minus 1 by 16. Take the LCM, 44, 16 minus 9 r by lambda. तो कितना हो जाएगा, lambda is nothing but ये ऊपर चला जाएगा तो 144 डिवाइड बाई
7 into 912 angstrom. बस इससे कट कर लो अप्रोक्सीमेटली 130.3 के आसपास आएगा इंटू 140. तो बस इससे हो गया ये 14 3 42 then 0 to 4 14 3 42 4 then 4 and 8. So approximately my answer is coming as somewhere 18242. So 18242 angstrom, let's say. Oh, 144 है, yes, yeah. Oh yes, I missed that. Correct. तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है ना. Then we have to do completely like ऐसा, right? So इससे वैल्यू आ रही है 18771. Okay, 18771. Okay, now this is lambda max. Lambda min is nothing but you are going to write n1 square into 912, so that is 9 into 912. So that is going to be 12 9108, so 8208. So you can see कि ये पार्शियल सीरीज 7600 एंगस्ट्रॉम के बाद चालू हो रही है, तो वो क्या होगा, इंफ्रारेड, राइट. सो पार्शियल सीरीज हो गई 8208 से लेट्स से 18771 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, यहाँ पे डेल्टा ई मैक्स क्या हो जाएगा, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. व्हाट इज डेल्टा ई मिन, 4 to 3 के बीच की एनर्जी का डिफरेंस कितना था, 0.66. ठीक है, तो इस तरह से हम बाकी सारी सीरीज निकाल लेंगे, इसमें कोई डाउट. ठीक है, तो ये सब निकल जाएगा, है ना, बाकी सारी सीरीज. तो बाकी सबका हमें वेट नहीं करना है. और फॉर ऑल दो सीरीज यू कैन अंडरस्टैंड कि वेवलेंथ बढ़ेगी, है ना, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस कम होता जा रहा है. तो वेवलेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज. वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो फिर क्या होगा, लैम्डा घटता जाएगा, सॉरी एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी तो वेवलेंथ घटती जाएगी. सॉरी इफ आई हैव सेड लाइक दिस, फिर से मैं बोल रहा हूँ. What will happen for the remaining series? What will happen? The energy difference is going to keep on decreasing. Then what will happen? Lambda will keep on increasing. तो lambda बढ़ता जाएगा. Let's move to another, let's say, question. If an electron make transition from n equals to 5 to n equals to 1, है ना, n equals to 5 to n equals to 1, find a total number of spectral line, b spectral line belongs to UV region in hydrogen atom. बात हो रही है UV region. C spectral line belongs to visible region and spectral line belongs to infrared region. बताओ भाई आंसर. 5 to 1.
क्या है आंसर? ये क्वेश्चन कर चुके हैं, क्या होगा आंसर? 5 से 1 आ रहा है बेटा तुषार, तो 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? लाइमन भी मिलेगा, 5 से 2 बामर भी मिलेगा, है ना? सब इंफ्रारेड में नहीं आएंगे, N1 पे ध्यान देना होता है, N2 पे नहीं। So total number of spectral lines we are going to see 5 से 1। अच्छा 5 से 1 2 टूट के भी आ सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला क्या था? पहले डेल्टा एन निकालो, है ना? तो 1 डेल्टा एन कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4, 1 + 2 + 3 + 4 which is nothing but 10। belongs to UV रीजन, तो n1 n = 1 में आ रहा है ये इलेक्ट्रॉन, तो दैट मींस लाइमन सीरीज में आ रहा है, यूवी रीजन मतलब लाइमन सीरीज। सो हाउ मेनी आर गोइंग टू बी देयर? 4। 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, राइट? विजिबल में कौन से होंगे? 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2। हाउ मेनी? 3। बाकी बचे हुए किसमें होंगे? इंफ्रारेड में, क्योंकि पाशन भी इंफ्रारेड है, ब्रैकेट भी इंफ्रारेड है, फुंड भी इंफ्रारेड है, राइट? एनीवे यहाँ तो पाशन और ब्रैकेट ही आ रहे हैं, सो दैट इज 3। सो इफ आई एम गोइंग टू राइट, है ना, 1 + 2 + 3 + 4 that is 10। this 4 is representing Lyman, but be careful, you have to check कि ये n = 1 में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना? ये 3 represent Balmer, ये 2 represent Paschen, ये 1 represent ब्रैकेट। जैसे कहीं पे अगर होता, लेट्स से इसी क्वेश्चन में, लेट्स से एग्जांपल, वी आर गोइंग टू चेंज n = 7 to 1, है ना? मान लो n = 7 to 1 आ रहा है, तो हम क्या लिखते हैं? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। so this 6 will be belonging to Lyman, this 5 is going to be Balmer, है ना? ये टोटल कितने होंगे? 21। ये 4 belongs to, है ना, we are going to say Paschen, 3 belongs to ब्रैकेट, 2 belongs to Fund, and this 1 belongs to Humphrey series। ठीक है? So see, far infrared is the part of infrared। far इसलिए बोला है क्योंकि वेवलेंथ बढ़ रही है ना, राइट? इट इज नॉट लाइक डिफरेंट। फार का मतलब केवल इतना है कि वो इंफ्रारेड का है, लेकिन उसमें वेवलेंथ बहुत ज्यादा है। इंफ्रारेड के बाद क्या आता है? माइक्रोवेव आता है, ठीक है श्रेयस? इंफ्रारेड के बाद क्या आता है? माइक्रोवेव। तो जो भी इंफ्रारेड का पार्ट है, वो फार हो चाहे चाहे लो हो, है ना, सब इंफ्रारेड ही है। करेक्ट श्रेयस? समझ में आया? से यस नो? तो ऐसे हम निकाल लेंगे, बट अगेन बी केयरफुल। लेट्स से इफ इन द अबव क्वेश्चन, इफ आई एम गोइंग टू चेंज द क्वेश्चन फ्रॉम एग्जांपल n2 = 6 to n1 = 1, sorry 2, then what will happen? तो बताओ क्या होगा आंसर? पहले 4 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है, we have just changed the scenario। now the scenario is n2 = 6 to n1 = 2। तो इन दिस क्वेश्चन बी केयरफुल कि n1 जो है ना वो 2 पे आ रहा है, मतलब लाइमन सीरीज तो मिलेगी ही नहीं, 6 से 2 तक ही आ रहा है। तो 6 से 5 आएगा, 5 से 4 आएगा, 4 से 3 आएगा, 3 से 2 आएगा, 2 से फिर 1 नहीं आ रहा है, तो 1 में कहीं इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहा है। So be careful for that part, right? n1 = 2, so that means no Lyman। Now we will write
है ना. 6 to 2 कितना हो गया? डेल्टा n इज नथिंग बट 5. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Now this 5 would be, sorry, 6 to 2, 4. So this 4 would have been 6 to 2, 4. 6 minus 2, 4. 1 plus 2 plus 3 plus 4. So 4 would have been Balmer. कहाँ से start होगा Balmer? 3 would have been, है ना, Paschen. Bracket. And this is going to be 4. ये क्लियर आया, समझ में आया? नो लाइनमैन. तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला ए का आंसर हो गया टोटल 10. बी कितना हो गया? स्पेक्ट्रल लाइंस इन यूवी रीजन 0, विजुअल रीजन 4 एंड डी इंफ्रारेड रीजन 6. अंडरस्टूड? क्लियर है भाई? तो आपको n1 पे ध्यान रखना है हमेशा. ठीक है, n1 कितना है? n1 की वैल्यू अगर मान लो 1 है तो लाइनमैन भी काउंट होगा, 2 है तो बार्मर काउंट होगा, लाइनमैन काउंट नहीं होगा, है ना. ऐसे इंफ्रारेड कैन नॉट बी 3 ना. पास्चन, ब्रैकेट फुंड सब तीनों तो आएंगे इंफ्रारेड में. दैट इज गोइंग टू बी 6. आर्यन समझ में आया? ठीक है. सो ओके, सो दिस इज द पार्ट लाइक वी हैव डन. अब आपको क्या करना है? आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. फॉर क्वेश्चंस यू कैन ओपन, लेट मी ओपन बुकलेट. हाँ, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के क्वेश्चंस यू हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग. 37 से लेके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम खत्म हो गया आपका 49 तक. 37 to 49 you have to solve. And next, ये क्वेश्चन नंबर 5 to 16. 5 to 16 and you have to solve like till 49, है ना, 37 to 49. So you can write 5 to 16 and 37 to 49. These are the questions you have to solve. ठीक है भाई? Any doubt? So we are finishing the class right now. So Akash, we are just checking the wavelength, right? What we are checking is wavelength. तो आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया था लैम्डा मिक्स, लैम्डा मैक्स, लैम्डा मिनिमम. तो लैम्डा मैक्स और लैम्डा मिनिमम क्या बता रहे हैं? रेंज बता रहे हैं भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा. तो लैम्डा मिनिमम जैसे लाइमन सीरीज की आ रही थी 912 एंगस्ट्रॉम, कहाँ तक आ रही थी? 1216 एंगस्ट्रॉम. तो ये जो रेंज है 900 to 1200, लेट्स से अप्रोक्सीमेटली 900 to 1200 एंगस्ट्रॉम, ये विजिबल रीजन से छोटी है. विजिबल रीजन कहाँ से स्टार्ट होता है? 3800 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट होता है. So that's why we are going to say all these lines belongs to UV region. Wavelength कम, एनर्जी ज्यादा. एनर्जी किसकी ज्यादा? यूवी रीजन की ज्यादा. यस, इसी बामर में देखा, बामर में 3648 से 6500 समथिंग तक आ रहा था. दैट बिलोंग्स टू विजिबल रीजन. ऐसे पास्चन में देखा तो 8208 से 18700 समथिंग आ रहा था. तो वो किस में आ गया? विजुअल रीजन के बाद आया. विजुअल रीजन के बाद क्या आता है? इंफ्रारेड. If you are able to understand, say yes. हाँ भाई, जिनको डाउट है केवल वही रुके, बाकी सब निकल लें. फर्स्ट जून वीडियो, मैंने फर्स्ट जून का वीडियो नहीं अपलोड किया है. सृष्टि डिस्कशन के नाम से है. If you are going to see with the discussion name, then you can see discussion. एक मिनट.
right? Let me check my video. So पहले तो आज क्या है, 3rd है ना, हाँ, तो 2 दिन पहले का वीडियो देखना है कुछ है। देखो, let me see. Okay, can you see this screen? So this one, atomic structure discussion 1 batch 2 है ना, 1 day ago. ठीक है, हाँ बोलो आकाश। सर ये जो पिछले वाले क्वेश्चन में आपने स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट किए यूवी विजिबल और इंफ्रारेड के लिए, वो वाला पार्ट मुझे थोड़ा समझा नहीं। तो कैसे कैलकुलेट किया? रिडबर्ग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला याद था ना? हाँ, लास्ट क्लास में बताया था, 1 by lambda is nothing but r z square into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. n1 n2 पता है, n1 is lower energy state, n2 is higher energy state. Put the value, और मैंने ये भी बताया था 1 by r की वैल्यू 912 एंगस्ट्रॉम होती है। वो आपने सॉल्व कर लिया, वही तो किया है। मे बी यू डोंट रिकॉल द फॉर्मूला, इसलिए आपको एकदम से समझ में गया है। सर फॉर्मूला तो रिकॉल नहीं हुआ था ना? नहीं सर, वो जो भी वेवलेंथ कैलकुलेट किए तभी वो वेवलेंथ मिल गए, पर ये जो अभी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मिले ना 433 अभी जो यूवी में, विजिबल में और हाँ, तो इंफ्रारेड में। उसमें हम कैसे कर रहे थे भाई? हमने ये लॉजिक समझाया ना आपको यहाँ पे, कि आप यहाँ से पहले डेल्टा एन वाला फॉर्मूला लिख रहे थे, राइट? हाँ, What you were doing is, आप लिख रहे थे टोटल नंबर ऑफ सेक्टर लाइन इज 1 2 3 4, राइट? यस, ऐसे। तो 4 का मतलब क्या है? लाइमन सीरीज। 4 कैसे? 5 से 1, 4 से 1, 3 से 1, 2 से 1, तो 4 आ गया ना? हाँ, अब बताओ 3 कैसे आएगा? 5 से 2, 4 से 2, 4 3 से से 2, बस और तो कुछ आ नहीं सकता ना, बस यही तो, ये बामर हो गया। तो हमने हाँ, एक पैटर्न बना दिया कि ये जो लास्ट आ रहा है लाइमन, फिर बामर, फिर पार्शियल, फिर ब्रैकेट। बट यू नीड टू बी केयरफुल कि अगर ये n1 = 1 में आना चाहिए, जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे n1 = 2 आ रहा है, तो पहले लिख दो लाइमन, खत्म हो गया, नो लाइमन। तो अब कहाँ से स्टार्ट होगा? बामर से स्टार्ट होगा। दिस इज व्हाट वी हैव रिटन। ओके सर। ये मैंने शेयर नहीं किया था, सॉरी, आई नॉट शेयर्ड इट। व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, है ना, यहाँ n1 = 2 आ गया तो नो लाइमन हो गया ना, यस, राइट? सो यू कैन स्टार्ट नाउ फ्रॉम बामर्स, कि भाई लास्ट वाला बामर होगा, मतलब 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2 एंड 3 से 2। कितने बने? 4 बने ना, 6 से 2, 5 से 2, 4 से 2, 3 से 2, राइट? 4, तो ये बामर हो गए। ओके, अंडरस्टूड? हाँ सर। ठीक है, चलो, ओके, दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर।